व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इस अध्याय का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। उसकी पढ़ाई हमें अभी जारी है हमारी। तो चलिए अभी अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ मार्ग देख रहे हैं, कुछ बराबर कि इस रास्ते से कुछ आना जाना रहता होगा, व्यापारी मार्ग का देखते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे और यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। इस रेशम के बारे में कि किस तरह से ये रेशम का कपड़ा जो रहता है इतना मुलायम और इतना चमकीला और अच्छी तरह से मतलब रहता था, तो इसके बारे में ये हम लोग पढ़ रहे हैं। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था और इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर आना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, यानी कर हम लोग बोलते हैं ना, तो वो भी मांगते थे। जैसे हम लोग अभी भरते हैं, जैसे ट्रैवल टैक्स हम लोग भरते हैं, कर भरते हैं, उस तरह से। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा थी और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर ऐसे सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तों तक जाती थी। अभी फिर यहाँ से जहाजों द्वारा ये जो रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। अभी इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अभी बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क और उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। अभी बुद्ध की जो जीवनी थी वो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध जो भी विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अभी इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जैसी महायान का विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध को जी प्रतिमा है, उनकी जो प्रतिमाएं है वो बनाए जाने लगी। पहले क्या दिखाई देता था? सिर्फ पीपल का पेड़। अभी इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया।
अभी बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने में और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अभी धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। और बौद्ध धर्म का प्रसार ये पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बुद्ध विहार का ही एक चित्र है ये। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषक के द्वारा बनाई गई है। बहुत बहुत बड़े पहाड़ रहते हैं, इनके अंदर खुदाई करवा जाती है और उसके अंदर ये गुफाएं बनाई जाती है। अभी इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। और ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला गया। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक यानी अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं।